हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ साइंस, और साइंस का ये है चैप्टर 5। ठीक है, ये है चैप्टर 5 जो हमारा है जीवों की मौलिक इकाई यानी कोशिका। जो जीवन की मौलिक इकाई है, जीवों की जो मौलिक इकाई वो कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका हमारा आज का चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, और इसका ये लेक्चर 2 है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने कोशिका के जो भी उसका इंट्रोडक्शन था जे उस चीज़ों को पढ़ा था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कोशिका के भाग के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या है, कि उसका किसने खोज की थी, कोशिका के सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है। और लेक्चर 2 में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका के अंगक। ठीक है, जो भी कोशिका के अंगक हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है कोशिका के प्रकार। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है कोशिका के प्रकार। अब जानते हैं कि ये कोशिका के जो प्रकार हैं ये किसके आधार पे हैं। ठीक है, कोशिका के जो प्रकार हैं वो जानते हैं क्या है, केंद्रक की संरचना के आधार पर। देखिए, कोशिका के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर बनाया गया है, वो केंद्रक की संरचना के आधार पर। ये चीज याद रखिएगा कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं ना, उनकी संरचना कैसी है, किस प्रकार की है, उसके आधार पर, ठीक है, कोशिका को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका के 2 प्रकार हैं, और किसके आधार पर, वो केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। पहला जानते हैं, ठीक है, एक होता है पूर्व केंद्रीय कोशिका और दूसरी होती है सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो हम पहले को पढ़ते हैं। पहला हमारा है पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, पूर्व केंद्रीय कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है जानते हैं। देखिए, यह सरलतम संरचना कुछ सरल एक कोशिकीय, ठीक है, कुछ सरल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसके मुख्य अवयव क्या है, केंद्रक कला, ठीक है, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कोशिका बनेगी, ठीक है, यानी ये जो कोशिका इस प्रकार से बनेगी, ये इस कोशिका के अंदर, ये हमारी कोशिका हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, सबसे पहले यह है सरलतम संरचना है। ठीक है, ये बहुत ही सरल होती है, बहुत ही नॉर्मल, ठीक है, बहुत सरलतम संरचना होती है। और इनके जो कुछ मुख्य अवयव होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। उनके कुछ मुख्य अवयव जो है वो अनुपस्थित होंगे। तो मुख्य अवयव में क्या है, केंद्रक कला, ठीक है, गुणसूत्र, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, होते ही नहीं हो। ठीक है, केंद्रक के स्थान पर नग्न डीएनए पाया जाता है। जो भी जैसे कोशिका बनती है ना, तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक, उस केंद्रक के अंदर इस तरह से डीएनए पाए जाते हैं सब। तो वो डीएनए, ये चीज होता ही नहीं है। ठीक है, या हम मुख्य रूप से ये कह लें कि जो इसका केंद्रक होता है वो किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। और इसके जो भी अवयव होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ अवयव जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, और बाकी जो केंद्रक के अवयव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मुक्त होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे देखिए इसमें बताया नग्न डीएनए पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा ना, वो डीएनए इस तरह से घूमता रहेगा कहीं भी। ठीक है, और बाकी जो इनके अंगक होते हैं इस तरह से लगे होते हैं। यानी इस तरह से जैसे कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर इस तरह से केंद्रक बनता है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए बनते हैं। ठीक है, डीएनए सारी प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो चीजें नहीं पाए जाते। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब ये जो डीएनए रूप से स्थान जो केंद्रक पाया जाता है, वो केंद्रक नहीं होता। इस केंद्रक के स्थान पे, ये जो केंद्रक बना ना, इस केंद्रक के स्थान पे, ये जो केंद्रक था उसके स्थान पे नग्न डीएनए पाए जाते हैं, जो कि खुले होते हैं, किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल आदि अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल और सारे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, कोशिका के प्रकार केंद्रक के आधार पर। ठीक है, तो पहला देखिए, अब नॉर्मली से समझने के लिए क्या है कि जो पूर्व केंद्रकीय कोशिका होती हैं, हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय कोशिका के अंदर, ठीक है, इनके जो केंद्रक होते हैं वो किसी झिल्ली के द्वारा घिरे नहीं होते हैं। इनके जो केंद्रक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। और कुछ ऐसे इनके अवयव होते हैं, इनके अंदर, कोशिका के अंदर के भाग होते हैं जो कि अनुपस्थित होते हैं, वो होते ही नहीं है। देखिए क्या है, केंद्रक कला, क्योंकि देखिए अब इसके अंदर केंद्रक है ही नहीं,
ये जिस तरह से जो केंद्रक बनेगा गोला सा, ये केंद्रक है ही नहीं। जब केंद्रक नहीं रहेगा तो इसके ऊपर क्या कोई झिल्ली लगेगी? क्या इस तरह झिल्ली बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये होता ही नहीं है, केंद्रक कला नहीं होता है। गुणसूत्र केंद्रक है ही नहीं तो डीएनए संगठित रूप से नहीं होंगे, तो वो गुणसूत्र बनाएंगे ही नहीं, तो इनके अंदर गुणसूत्र भी नहीं होता है। और केंद्रिका, अब केंद्रक, केंद्रिका क्या होती है? केंद्रक के अंदर जो केंद्र बना होता है उसे केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रक है ही नहीं तो उसके अंदर केंद्रिका बनेगी भी नहीं, तो केंद्रिका भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, नीली हरी शैवाल और आदि बहुत सारे कुछ जीव आते हैं जो कि क्या होते हैं? पूर्व केंद्रीय कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, पहला हमारा था पूर्व केंद्रीय कोशिका, दूसरा होता है सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका को जानते हैं, ये क्या होती है? यह जटिल व विकसित कोशिका होती है। ध्यान दीजिएगा, यह जटिल एवं विकसित कोशिका होती है। और हमारा जो प्रोकैरियोटिक था वो क्या था? सरल कोशिका थी। ठीक है, सरल और एक कोशिकीय जीवों में अक्सर पाई जाती थी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? जटिल और विकसित कोशिका होती है जिसमें सुविकसित केंद्रक। ठीक है, सुविकसित, सुविकसित का मतलब पूरी अच्छे से। ठीक है, सुविकसित मतलब अच्छे से, पूर्ण रूप से, अच्छे से विकसित होता है क्या? केंद्रक अपनी सभी अवयवों के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर यानी ये जो कोशिका बनेगी, ये इस तरह से जो कोशिका बनेगी, इसके अंदर का जो केंद्रक होगा ये सुविकसित होगा, पूरी अच्छे से, पूरा अपने आप को अच्छे से विकसित किया होगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, या जो भी अंगक होंगे केंद्रक के अंदर के, वो सभी अंगक, सभी अवयव जो होते हैं पूर्ण रूप से अच्छे से विकसित होते हैं। और यही चीजें होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसके अंदर अच्छे से विकसित नहीं होते हैं। लेकिन सुकेंद्रीय कोशिका जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर बस यही देखिए खासियत है मेन, कि सुविकसित केंद्रक अपने सभी अवयवों के साथ पाया जाता है। यानी इनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक जो होता है वो अपने सभी अवयव के साथ पाया जाएगा। और उसमें क्या था? केंद्रक नहीं पाया जाता था। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता था और साथ साथ उसके जो कुछ अंगक थे, जो कुछ उसके अवयव थे वो भी नहीं पाए जाते थे। ठीक है, और जानते हैं, ठीक है, अपने सभी अवयव के साथ पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें 18S, ठीक है, ये प्रोटीन का प्रकार है, 18S प्रकार के राइबोसोम्स, ठीक है, 80S 70S पाए जाते हैं, 18S प्रकार के राइबोसोम और साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन एवं सभी, ठीक है, एवं सभी द्विकला युक्त, जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, राइबोसोम और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को बॉन्ड करने में सहायक होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को बांधने में, डीएनए को बॉन्ड करने में सहायक होता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन, 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो दो के जोड़े में कुल के 8 संख्या हो जाती है, वो एक साथ बनते हैं और यही फिर आगे चल करके जो डीएनए होता है ये गुणसूत्रों में बन जाते हैं। ठीक है, और देखिए हिस्टोन प्रोटीन और साथ साथ क्या होते हैं? द्विकला युक्त। द्विकला यानी द्विकला का मतलब दोहरी झिल्ली वाली, जिनके पास डबल झिल्ली होती है, डबल लेयर होते हैं। ठीक है, द्विकला युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंगक, कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, वो कोशिकांग जो होते हैं वो द्विकला युक्त पाए जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे इनके कोशिकांग होंगे। ठीक है, तो जो भी कोशिकांग होंगे वो द्विकला युक्त होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका में याद करने वाली चीजें क्या हैं? ये जटिल और विकसित कोशिका होती है और इसके साथ सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। जो सुविकसित केंद्रक होता है वो अपने सभी अवयव के साथ पाया जाता है। 18S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन होता है और सभी द्विकला युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी वह कोशिका के अंदर वो सभी कोशिकांग जिनके पास दोहरी कला होती है, दोहरी झिल्ली होती है, वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं ये सारे इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सुकेंद्रीय कोशिका। अब हम आगे पढ़ेंगे सुकेंद्रीय कोशिका के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा कि सुकेंद्रीय कोशिका के जो अंगक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर हमने बताया ना द्विकला युक्त पाए जाते हैं, तो अब इनके अंदर द्विकला युक्त वाले जो भी अंगक होते हैं हम उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सुकेंद्रीय कोशिका का संरचनात्मक संगठन। यानी अब सुकेंद्रीय कोशिका जो है
उसके संरचनात्मक संगठन यानी उसकी जो संरचना है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, ठीक है, उनके संरचनात्मक संगठन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुकेंद्रीय कोशिका के विभिन्न अंगक होते हैं, देखते हैं विभिन्न अंगक कौन कौन से हैं। इनके जो विभिन्न अंगक होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 अंगक होते हैं। पहला होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है जीवद्रव, तो तीसरा होता है कोशिकांग। अगर हम एक कोशिका बनाए इस तरह से, ठीक है, ये कोशिका बनाए तो ये कोशिका का जो सबसे बाहर बाहर दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे बाह्य आवरण, ठीक है, पहला नंबर। ये कोशिका बनी तो इस कोशिका के अंदर जो इस तरह से संरचना बनी हुई है ना, ये हो जाएगी बाह्य आवरण, ठीक है। दूसरा है जीव द्रव्य, अब इसके अंदर जो तरल पदार्थ पूरा भरा हुआ है उसे हम कहेंगे जीव द्रव्य। तीसरा होगा कोशिकांग, तो अब ये इस पूरे जीव द्रव्य के अंदर जो भी अंगक बने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा, गाल्जी उपकरण बना होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गाल्जी उपकरण, ये सारे चीज़ें बने होंगे तो हम केंद्रक होगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम कहेंगे कोशिकांग, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कोशिकांग कहेंगे। तो अब देखिए जैसे बाह्य आवरण है, तो बाह्य आवरण जो होता है ये भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति। जीवद्रव्य होता है, कोशिकांग होते हैं, तो कोशिकांग कई प्रकार होते हैं, यानी मुख्य रूप से ये 3 भाग होते हैं, बाह्य आवरण, जीवद्रव्य और कोशिकांग। अब इनके कई भाग होते हैं, तो हम पहला देखते हैं बाह्य आवरण, ठीक है। बाह्य आवरण को समझते हैं कि बाह्य आवरण क्या है। यह 2 प्रकार का होता है। बाह्य आवरण जो होता है ना, ये 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से भाई? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, 2 चीजें होती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली को, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जानते हैं। तो आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो हमारी कोशिका भित्ति थी, ठीक है, कोशिका भित्ति जो थी वो 2 भाग थे, ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति 2 भाग में थे। तो हम पहला उसमें से देखते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, ठीक है, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, यानी अगर जो कोशिका बनेगी, ये कोशिका बनी हुई है, तो इस कोशिका के चारों तरफ पूरी तरफ से, ठीक है, इस कोशिका के चारों तरफ, ठीक है, एक पतली, लचीली एवं अर्धपारगम, पतली यानी पतला सा, बहुत ही पतला सा, और लचीली मतलब लचीलापन उसके अंदर होता है, और अर्धपारगम में, अर्धपारगम में का मतलब होता है कि कुछ चीजें उसके अंदर चली जा सकती हैं और कुछ चीजें उससे बाहर आ सकती हैं। अर्धपारगम यानी कुछ ही चीजें अंदर बाहर आवागमन कर सकती हैं। अर्धपारगम कला पाई जाती है, ठीक है, जो अर्धपारगम ये कला हुआ है, जो ब्लू कलर में बनाया हुआ है, अर्धपारगम जो कला होती है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसका निर्माण जो होता है, यानी जो अर्धपारगम झिल्ली जो बना हुआ है, जो प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है, उसका निर्माण जो होता है प्रोटीन से, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है वो 60 से 80% के बीच में, ठीक है, 60 से 80% के बीच में प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है उसमें प्रोटीन होता है। दूसरे नंबर पर होता है वसा। वसा जो होता है वो 20 से 40, ठीक है, 20 से 40% तक वसा होता है, और लगभग में 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। इन 5% कार्बोहाइड्रेट, इन चीजों से इनका यानी प्रोटीन का, वसा और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। यह पदार्थों को कोशिका के बाहर आने जाने में नियंत्रित करती है। यानी अब जो कोई भी पदार्थ होते हैं, देखिए, पदार्थों को कोशिका के बाहर आने जाने में, ठीक है, जो कोई भी पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से अंदर जाना और कोशिका से बाहर आने में वो नियंत्रित करते हैं, ठीक है। वो कोशिका के अंदर नियंत्रित करते हैं कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से पदार्थ बाहर रहेंगे। देखिए, इसमें 2 क्रिया होती है। एक होती है विसरण, ठीक है। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम सांद्र से अधिक सांद्र, अधिक सांद्र से कम सांद्र की तरफ गति करता है। सांद्रता अधिक होती है, वो अधिक वाले से कम की तरफ, नीचे की तरफ, कम की तरफ गति करता है, वो विसरण, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अधिक से कम की तरफ गति करके, जब ये दोनों नियंत्रित हो जाते हैं, यानी बाहर का और अंदर का दोनों की सांद्रता जब नियंत्रित हो जाती है तो पदार्थ वहीं पे रुक जाता है। इसके द्वारा क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 है वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, हानिकारक पदार्थ के रूप में है, और ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब दोनों की सांद्रता नियंत्रित हो जाती है तो वहीं पे वो रुक जाते हैं, दोनों साम्य स्थिति में हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है एक, वो होती है परासरण, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है परासरण। परासरण में क्या होता है, परासरण वाली प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कोई भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हुआ,
ठीक है, या जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो तरल पदार्थ क्या होते हैं, अधिक से कम की तरफ गति करते हैं। ठीक है, परासरण वाले में क्या होंगे, अधिक से कम की तरफ, यानी बाहर जब इनकी सांद्रता अधिक होती है तो ये कम की तरफ सांद्रता कम होती है, इस वजह से वो अंदर की तरफ गति कर जाते हैं। तो ग्लूकोज इसी तरह से अंदर की तरफ गति कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर गति कर जाता है। तो इस तरह से अब ये जो इनका विसरण और परासरण जो इनके गति करने की जो प्रक्रिया है तो उनको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है वो उनको नियंत्रित करती है। ठीक है, अब जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली के कार्य कि प्लाज्मा झिल्ली के क्या क्या कार्य हैं, ये किस किस लिए है, क्या क्या कार्य करती है। पहला है, यह कोशिका के निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार, यानी किस आकार की कोशिका होगी, ठीक है, गोली होगी, ठीक है, लंबा होगा, बेलनाकार होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कई आकार का होता है, तो उनकी आकार को वो निश्चित करते हैं। दूसरा है, मतलब ये निश्चित करते हैं वो किस आकार की होगी, कैसा होगा, तो उनके आकार का जो निश्चय करना होता है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर। दूसरा आती है, यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। सही बात है। अब देखिए, जो भी कोशिका हुई, अब इसके अंदर जो भी अंगक हैं, ठीक है, जो भी अंगक हैं, तो इन अंगकों की सुरक्षा के लिए बाहर की तरफ एक झिल्ली बनी होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली ही इनकी सुरक्षा करती है, ये सुरक्षित होते हैं, अंदर होते हैं, बाहर से इनकी सुरक्षा करती है। तीसरा है, कोशिकाओं पदार्थों का परिवहन पर नियंत्रित करती है, यानी कौन सा पदार्थ परिवहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया ना, अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं, ये पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने में मदद करती है। तो इसीलिए जो भी पदार्थ होते हैं वो मतलब कितना मात्रा में अंदर जाना है, क्या बाहर आना है, किनको बाहर जाना है, ये सारे चीज़ों को वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो हम इनके 3 काम हो गए, कोशिका का जो उनके आकार को निश्चित करना, दूसरा है उनके अंगकों, कोशिका के अंदर उपस्थित जो भी अंगक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा होता है पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना, यानी उनके अंदर जो पदार्थ हैं उनका परिवहन जो हो रहा है, कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से पदार्थ बाहर आएंगे, क्या मात्रा होगी, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं पदार्थों का नियंत्रण। तो आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला टॉपिक कोशिका भित्ति। पहला था कोशिका झिल्ली, अब दूसरा है कोशिका भित्ति। ठीक है, जानते हैं कोशिका भित्ति क्या है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है। देखिए, जो पादप कोशिका होती हैं, ठीक है, ये देखिए याद रखिएगा, पादप कोशिका केवल, ठीक है, जंतु कोशिका नहीं, केवल पादप कोशिका, यहाँ बात हुई केवल पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, यानी एक कोशिका थी, ठीक है, ये कोशिका थी, इसके अब ये कोशिका जो है, ये पहला जो लेयर है यही है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। अब इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक आवरण होता है और वो केवल पादप कोशिका में, किसमें, पादप कोशिका में, जो पेड़ पौधों की कोशिका होती हैं उनमें। तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके पूरी चारों ओर, ठीक है, कोशिका भित्ति, सॉरी, चारों ओर, ठीक है, दृढ़ व मृत, दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत, मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है। अब ये इनके बाहर जो एक आवरण बना हुआ ना, ये बहुत ही दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब बहुत ही मजबूत होता है, लचीला होगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, लपक जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, देखिए, जब हवा चलती रहती है तो वो लपक जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, लेकिन जल्दी टूटते नहीं हैं। तो वो उनके अंदर वो दृढ़ता देती है, और वो दृढ़ता जो होती है वो सेलुलोज के कारण आता है। सेलुलोज जो होता है वो मृत रूप में, ठीक है, मृत सेलुलोज का बना एक आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो मृत सेलुलोज जो होते हैं, सॉरी, मृत सेलुलोज जो होते हैं उनसे एक आवरण बना होता है। अब उन्हीं आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये जो सेलुलोज होते हैं ना, वो ही दृढ़ता प्रदान करते हैं, सेलुलोज के कारण ही दृढ़ता आती है। ठीक है, यह एक सुरक्षात्मक परत है। ठीक है, जो हमारा सेलुलोज का बना जो एक कोशिका भित्ति है, ये सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है, इसकी वजह से सुरक्षा होती है, जो भी कोशिकाएं होती है वो अपने आप को सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, सुरक्षात्मक परत है जो पादप को दृढ़ आकार प्रदान करती है। दृढ़ मतलब मजबूत, और साथ साथ आकार भी, दृढ़ मतलब एक मजबूत आकार प्रदान करती हैं। ठीक है, एक दृढ़ मतलब मजबूत एक आकार प्रदान करती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है, ये केवल याद रखने वाली चीजें हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में होती है। जितने केवल पेड़ पौधों वाली कोशिकाएं होती है, घास फूस पेड़ पौधे हुए, इनमें, जंतु कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, और कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो होता है बहुत ही दृढ़ पदार्थ होता है। ठीक है, वो ऐसे मतलब मजबूत नहीं होता, लोहे जैसा मजबूत नहीं कि ऐसे घूमेगा नहीं, वो घूम जाएगा।
ठीक है, और साथ साथ वो लचीला होता है, वो टूटेगा नहीं, वो जल्दी अलग नहीं होगा एक दूसरे से, ठीक है, वो ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो वो लपक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो वही जो दृढ़ता प्रदान करते हैं ये, और दृढ़ता प्रदान किसे करते हैं? सेलुलोज की वजह से। और जो सेलुलोज लगा होता है वो सेलुलोज क्या होता है? मृत रूप में होता है, मृत सेलुलोज का आवरण होता है, उसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है? ये सुरक्षात्मक परत है, ठीक है, ये सुरक्षात्मक परत है, ये सुरक्षा देती है, ठीक है, जो पादप को दृढ़ आकार प्रदान करती है, जिससे कि पेड़ पौधे दृढ़ता से वो खड़े होते हैं। देखिए हम लोग जो खड़े होते हैं हड्डी के कारण खड़े होते हैं, हमारे पास जो हड्डियां होती हैं उन्हीं की हमारी एक संरचना बनती है, एक आकार बनता है, और उसी आकार से हम खड़े होते हैं, चलते फिरने दौड़ते, सारी चीजें हम उसी क्रिया से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि पेड़ पौधों के पास तो हड्डियां होती नहीं, तो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? दृढ़ होती हैं। क्या होती है? दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और उन्हीं दृढ़ता से उन्हें आकार मिलता है, दृढ़ता एकदम आकार, लंबे खड़े होते हैं, और वो जल्दी झुकते नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं इसी दृढ़ता के कारण, ठीक है। अब जानते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। पहला कार्य है कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, ठीक है, कोशिका के बाहर बाहर ये लगे होते हैं, तो अंदर जो होता है, जो तापमान होता है जिसके कारण कोशिका सूख सकती है, उन तापमान से इसे बचाते हैं, यानी कोशिका को सूखने से बचाते हैं। दूसरा है रोगाणु को कोशिका में जाने से रोकते हैं। अब ये देखिए बाहर की जो दृढ़ परत होती है ना, ये किसी भी रोगाणु को कोशिका के अंदर जाने से रोकते हैं, ताकि कोई भी रोगाणु उस कोशिका के अंदर न जाए और कोशिका अपने आप को सुरक्षित रखे, ठीक है। यह वायवीय पौधों को ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करते हैं, ऊर्ध्व खड़े होने में, ठीक है, ऊर्ध्व खड़े होने में यानी सीधे, ठीक है। ये कोई भी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, इस तरह से पेड़ पौधे होते हैं। अब ये क्या है? अब जमीन के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर जो है, भूमिगत जो है इनकी जो जड़ें हैं, ये जड़ें अंदर की तरफ फैली हैं, तो वो मिट्टी से लगी हुई हैं, तो उनको गिरना या टूटना ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन जो वायवीय भाग होते हैं इनके, ठीक है, जो इनके वायवीय भाग होते हैं, जो ऊपर वाले ये भाग होते हैं, ये वायवीय भाग, ठीक है, ये जो इनकी शाखाएं निकली सारी चीजें, तो ये टूटते नहीं है जल्दी, ये खड़े हैं, लंबे खड़े हैं। किस कारण खड़े हैं? क्योंकि इनके पास दृढ़ आकार, जो दृढ़ता मिलती है वो सेलुलोज से मिलती है, तो उनके पास दृढ़ता है, और वो दृढ़ता सेलुलोज से है, तो वही इसी वजह के कारण वो क्या होते हैं? ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता होते हैं, ठीक है। तो यानी कोशिका भित्ति जो है वो इनको दृढ़ खड़े रहने में सहायता करती है, कि ताकि ये क्या है? सीधे रूप में खड़े रहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोशिका भित्ति, ठीक है। ये बाह्य आवरण में था। बाह्य आवरण में दो चीजें थी, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली हमने पढ़ लिया और कोशिका भित्ति पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है जीव द्रव्य, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।